मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान पीयूष गोयल जी, श्रीमती निर्मला जी, कैबिनेट सचिव श्री अजीत सेठ और विभाग के सचिव श्रीमान उपेंद्र जी, उपस्थित सभी महानुभाव, मैं पीयूष जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़े पैमाने पर आगे बढ़ने के लिए निर्णय किया है और उसी के अनुसंधान में आज ये 3 दिवसीय वर्कशॉप का आरंभ हो रहा है। एक बहुत बड़ा बदलाव हम लोगों ने नोटिस किया कि नहीं मुझे मालूम नहीं। सामान्य रूप से हम लोग देश में जब ऊर्जा की चर्चा करते आए हैं तो मेगावाट के संदर्भ में करते आए हैं। पहली बार भारत गीगावाट की चर्चा करना प्रारंभ किया है। कोई कल्पना कर सकता है कि मेगावाट से गीगावाट की तरफ की यात्रा कितनी एम्बिशियस है, कितनी फोकस है और परिणाम प्राप्त करने का कितना आत्मविश्वास भरा हुआ है। भारत में जब मैं ऊर्जा के संबंध में सोचता हूं तब वैश्विक संदर्भों में जो चर्चा हो रही है वो अपनी जगह पर है। मेरे चिंतन के केंद्र बिंदु कुछ और है। हम सब जानते हैं कि मानव की जो विकास यात्रा है उस विकास यात्रा में ऊर्जा की अहम भूमिका रही है। पत्थर युग में भी वो पत्थर घीस करके ऊर्जा पैदा कर करके ऊर्जा की भूख मिटाने की कोशिश करता था और तब से लेकर के अब तक ये यात्रा निरंतर चल रही है। निरंतर नए नए प्रयास हो रहे हैं क्योंकि मानव ये मानता है कि उसकी विकास यात्रा में ऊर्जा की एक अहम भूमिका है। भारत में आज भी लाखों परिवार ऐसे हैं जो ऊर्जा से वंचित हैं। गरीब से गरीब परिवार को भी ये अपेक्षा है कि उसका बच्चा पढ़े, पढ़ लिख करके आगे जाए। लेकिन जब एग्जाम का समय होता है तो रात को पढ़ नहीं पाता है क्योंकि घर में उजाला नहीं होता है और उसकी जिंदगी वहीं रुक जाती है। क्या ये सब का हम एक सरकार का, समाज का, देश का दायित्व नहीं है कि हमारे गरीब से गरीब व्यक्ति को अपने सपनों को साकार करने के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत है वो ऊर्जा उसे प्राप्त हो। विकास का प्रकाश उसके धरती तक नहीं पहुंचेगा जब तक कि वो खुद रोशनी से लाभान्वित नहीं होगा। और इसलिए मेरे दिल दिमाग के अंदर भारत का एक सामान्य व्यक्ति बैठा हुआ है, वो एक गरीब व्यक्ति बैठा हुआ है, वो अंधेरे में डूबे हुए गांव मेरे दिमाग में सवार है और उसके रास्ते में खोज रहा हूं ताकि हमारे पास जो भी आज सामर्थ्य है, शक्ति है, उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज करके हम इन आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करें।
सामान्य से सामान्य व्यक्ति आज अपने आप को विश्व के साथ जोड़ करके देखता है। कोई भी खबर सुनता है तो उसको भी लगता है कि हाँ, ये मेरे पास भी होना चाहिए। उसके सपने अब बहुत ऊंचे हैं और इसलिए उसे ज्यादा इंतजार भी नहीं है। वो अपने देखते ही अपने सामने बदलाव देखना चाहता है, अपने बच्चों के लिए कुछ करके जाना चाहता है। और इसलिए हम 1 पॉइंट आगे गए, 2 पॉइंट आगे गए, 5 पॉइंट आगे गए, आंकड़े तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हमें क्वांटम जंप के बिना कोई चारा नहीं है। और इसलिए हम पहले जिस गति से आगे बढ़ते होंगे, इससे हम गति तेज भी करना चाहते हैं और नई ऊंचाइयों को पार कर करके आगे बढ़ जाएं, उस सीमा तक आगे बढ़ने की दिशा में हम सारी योजनाओं लेकर के आगे चल रहे हैं। उसमें ऊर्जा एक क्षेत्र है। दूसरी तरफ ऊर्जा के लिए जो हमारे स्रोत है, कौन से स्रोत से हम ऊर्जा पैदा कर पाएंगे, उसका हिसाब लगाए बिना हम लंबी सफर नहीं कर सकते। क्या हम ऊर्जा के संबंध में आश्रित रहना चाहते हैं? हमारे पास रिसोर्सेज कौन से हैं? उन रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने का तरीका क्या हो? और सफलता तब मिलती है कि जब हम हमारे पास उपलब्ध जो संसाधन है उसको ध्यान में रख करके हमारी योजनाओं को बनाते हैं, तो वो योजनाएं हमें लंबे अरसे तक टिकने की ताकत देते हैं। और इसलिए ऊर्जा के क्षेत्र में अगर हमें हिंदुस्तान के हर गांव गरीब तक जाना है, तो हमारी योजना का केंद्र बिंदु हमारे अपने उपलब्ध रिसोर्सेज हैं, उसी को केंद्रित करने की आवश्यकता है। एक तरफ क्लाइमेट को लेकर के दुनिया बहुत चिंतित है, रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं, लोग भयभीत हैं। और दूसरी तरफ प्रकृति के साथ जीवन जीते जीते भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जाए, उस पर अब गंभीरता से सोचा जा रहा है। और उसी के तहत आज रिन्यूएबल एनर्जी, जिस पे भारत अपना ध्यान केंद्रित करना चाहता है, और भारत अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें दुनिया में अपना झंडा ऊंचा करने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। मैं तो मेरे गरीब के घर में दिया जले, रोशनी आए, उसके सपने साकार होने के लिए नए रास्ते खुल जाए, इसलिए सब मेहनत कर रहे हैं। और इसीलिए ये कोशिश है हमारी। और ये वही हमारा इंस्पिरेशन है, वो गरीब की झोपड़ी हमारा इंस्पिरेशन है। और इसलिए इस मेहनत में रंग आएगा, ये मेरा विश्वास है। आज दुनिया जब क्लाइमेट की चर्चा कर रहा है, अलग अलग तरीके से उसको एड्रेस करने के प्रयास हो रहे हैं। लेकिन मैं एक बात की जब चर्चा करता हूं, दुनिया अभी मेरे साथ उस विषय को चलने के लिए तैयार नहीं है, नहीं मेरी बात मानने के लिए तैयार है। मैं हमेशा कहता हूं कि हम क्लाइमेट की इतनी सारी चर्चा करते हैं, लेकिन हम कार्बन एमिशन का क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पर तो बहुत बड़े लंबे लंबे सेमिनार करते हैं। लेकिन ये हमारी अपनी लाइफस्टाइल का क्या है, उस पर चर्चा करने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्योंकि सबको मालूम है कि लाइफस्टाइल की चर्चा करते ही मुसीबत कहां आने वाली है। और हमारी आदतें इतनी बदली है कि हमें भी पता नहीं है कि हम जिंदगी को कैसे जी रहे हैं, पता नहीं है। आपने देखा होगा एयरपोर्ट पर एस्केलेटर पर हम चढ़ते हैं जब, तब कुछ लोगों को बातें करते हुए सुनाई देती है। क्या
कि मैं रेगुलर 15 मिनट जिम में वॉक करता हूं और यहां एस्केलेटर पर जाता हूं। यानी ये पता नहीं है उसको कि लाइफस्टाइल कैसे बदल गई है कि वो खुद तो एस्केलेटर पर जाता है लेकिन कहता है कि मैं 15 मिनट रेगुलर जिम पे दौड़ता हूं, चलता हूं, फास्ट चलता हूं। यानी यहां भी बिजली खराब करता हूं, वहां भी बिजली खराब करता हूं। मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूं क्योंकि मैं भी एस्केलेटर पर जाता हूं। कहने का तात्पर्य है कि हम लोगों की आदत इतनी बदल गई है कि हमें पता नहीं है कि सचमुच में हम हमारी भावी पीढ़ी के भाग्य का जो है वो हम ही खाते चले जा रहे हैं। और ऐसे कैसे माँ बाप हो सकते हैं जो बच्चों का खा जाए? हम अपनी भावी पीढ़ियों का खा रहे हैं। कोई माँ बाप ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चों को कर्जदार देखना चाहता है। हर माँ बाप चाहते हैं बच्चों के लिए कुछ विरासत छोड़ करके जाए। क्या हम हमारी भावी पीढ़ी के लिए ये बर्बाद विश्व देना चाहते हैं, बर्बाद पृथ्वी देना चाहते हैं? हम उसको खुली हवा में जीने का अधिकार भी नहीं देना चाहते क्या? हमारी भावी पीढ़ी के अधिकारों की रक्षा करना कि हमारा दायित्व तो नहीं है? और इसलिए हमने अपने जीवन शैली में भी बदलाव लाना जरूरी है। और इसलिए जब क्लाइमेट के इश्यू को एड्रेस करते हैं तो व्यक्ति से शुरू कर करके ब्रह्मांड तक की चर्चा होनी चाहिए। हो रहा है, ब्रह्मांड से शुरू हो रहा है और व्यक्ति तक आने को कोई तैयार नहीं है। सारे डिस्कोर्सेस बदलने की आवश्यकता है और ये बदले जा सकते हैं। दूसरी बात है, हम लोग जिस परंपरा में पले बढ़े हैं, हमारे यहाँ जो कल्पना जगत है, उस कल्पना जगत में कहते हैं ऊर्जा में उन्होंने सूर्य भगवान की कल्पना की है। और सूर्य 7 घोड़ों का रथ होता है सूर्य भगवान का। ऊर्जा की कल्पना ये की गई है। माइथोलॉजी वाले या इस प्रकार की कल्पना जगत वाले जो क्या सोचते होंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन सूर्य ऊर्जा का तो केंद्र है ही है, उसका तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। आज के युग में मैं देख रहा हूं वो 7 घोड़े कौन से होने चाहिए। हमारा जो ये सूर्य का घोड़ा है, ऊर्जा का घोड़ा है, वो कौन से 7 घोड़े उसको चलाए। अब तक हमको आदत है थर्मल की, एक घोड़ा, दूसरी है गैस की, तीसरी हाइड्रो की, चौथी है न्यूक्लियर करके। इसके आसपास तो थोड़ा बहुत हम चल रहे हैं, लेकिन हम 3 और घोड़े भी लगाने की जरूरत है, सोलार, विंड एंड बायोमास, जो हमारी पहुंच में है। और इसलिए इन 7 घोड़ों से ये हमारा ऊर्जा का रथ कैसे आगे बढ़े, उसको लेकर के हम चलना चाहते हैं। मैंने एक दिशा में प्रयास शुरू किया है। दुनिया में 50 से अधिक देश ऐसे हैं कि जिनके पास सोलर रेडिएशंस में ईश्वर की कृपा रही है। उन देशों पर 50 के करीब देश हैं। हमारी कोशिश है कि इन 50 देशों का एक संगठन बने और वे सोलर एनर्जी के क्षेत्र में साथ मिलकर के रिसर्च करें, सोलर एनर्जी को और वायबल कैसे बनाया जा सकता है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कैसे किया जा सकता है। और ये 50 देश जिनके पास ये सामर्थ्य पड़ा है, वे मिलकर के अपनी ऊर्जा के सारे सवालों का जवाब खुद मिलकर के खोजने की दिशा में प्रयास करें। ये इस दिशा में हम कुछ काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि थोड़े से प्रयास में आगे कभी न कभी हमें इसमें सफलता मिलेगी। आज मुझे याद है जब मैं गुजरात में था तो शुरू में तो सोलार की बात करते ही बड़ी आग लग जाती थी, क्योंकि 19 रुपया 20 रुपया से कम कोई बात नहीं करता था। और कोई भी ऐसी हिम्मत करेगा तो दूसरे दिन हेडलाइन बनती कि बाजार में 2.5 रुपए में बिजली मिलती है और मोदी 20 में ले रहा है। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, पता नहीं क्या क्या होता।
लेकिन हमने हिम्मत रखी उस समय, हमने कहा भाई होगा, बदनामी होगी होगी, लेकिन देश को बदलना है तो बदनामी किसी को तो झेलनी पड़ेगी, और हमने झेली, लेकिन वो गेम चेंजर बना। जैसे ही हमने बड़े मास स्केल पर इनिशिएटिव लिया तो 20 का 19, 19 का 16, 15, 13, आज कम होते होते 7.5 पर आ गए हैं, और शायद उससे भी कम हो गए होगा इस बार पर। यानी हम थर्मल के साथ बराबरी करने की दिशा में जा रहे। ये अपने आप में गेम चेंजर बन गया, लेकिन हम सोचते ही रहते तो नहीं होता। और आने वाले दिनों में मैं मानता हूं कि हम सोलर एनर्जी के क्षेत्र में जो नई रिसर्च हो रहे हैं, अवश्य हम इसको सामान्य मानवी को सुविधाजनक हो ऐसी स्थिति में पहुंच पाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और हमारे देश का यूथ टैलेंट ये रिसर्च करेगा, नई नई चीजें खोजेगा। कुछ प्रयोग और भी कर सकते हैं, कुछ हाइब्रिड सिस्टम को हमने डेवलप करना चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि ज्यादा जमीन इसमें चली जाए, लेकिन क्या हम पहले उन लोकेशन को पसंद कर सकते हैं जहां सोलर और विंड की हाइब्रिड सिस्टम हम डेवलप करें, जहां विंड वेलोसिटी भी है, सोलर रेडिएशंस भी हैं। एक ही इलाके में विंड भी हो, सोलर हो, तो फिर ट्रांसमिशन कॉस्ट एकदम से कम हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा कम हो जाता है, अपने आप कीमत कम होने के कारण हमें फायदा हो सकता है। ये जो मैं आइडिया दे रहा हूं उसकी कोई कंसल्टेंसी फी नहीं है। क्यों ना हम इस प्रकार से करें, जैसे अभी पीयूष जी बता रहे थे गुजरात में एक प्रयोग कैनाल के ऊपर डाला। हमारे देश में जो तालाब है, अब नरेगा के द्वारा तालाब खोदे भी जाते हैं, क्या तालाब के अंदर ही सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं? नीचे पानी है, ऊपर सोलर है, पानी भी बच जाएगा, जमीन का खर्चा नहीं होगा, और आपका सोलर प्रोजेक्ट अपने आप कितने नजदीक में आप डेवलप कर सकते हैं। हम उस प्रकार की इनोवेटिव चीजें जो हमारे देश को सुसंगत है, हम सोचें। खर्चा कम आएगा और कम खर्चे से हम ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। हम रूफटॉप पॉलिसी पर जा रहे हैं, जो रिमोट एरिया है, जहां पर बिजली पहुंचाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना खर्चा है कि कोई हिम्मत ही नहीं करता है। क्यों ना हम सोलार पे काम करें? और हमारे देश की टैलेंट ऐसी है, मुझे याद है मैं कई वर्षों पूर्व हिमालय में एक गांव में देखने के लिए गया था। तो गांव में ऊपर से पानी का झरना बड़ी ताकत से गिरता था। तो उसने वहीं पर एक छोटा टरबाइन, फौज का कोई रिटायर्ड जवान था, छोटा टरबाइन लगा करके वो गेहूं पिसने की चक्की चलाता था। अब ये उसका हाइड्रो प्रोजेक्ट था। यानी हम इस प्रकार की विकेंद्रित व्यवस्थाओं को कैसे विकसित करें? जितनी बड़ी मात्रा में हम विकेंद्रित व्यवस्था, डिसेंट्रलाइज सिस्टम को डेवलप करेंगे, वो सामान्य में व्यक्ति को भी फायदा करेगा, खर्च कम होगा और लॉस मिनिमाइज हो जाएगा। हम उस दिशा में कैसे आगे बढ़े? हमारे देश में किसान को हम कैसे इसका लाभ उठाएं? मैं चाहता हूं कि हमारे जो इंजीनियरिंग फील्ड के लोग हैं उस पर काम करें। सोलार पंप, हमारे देश के किसानों को अगर सोलार पंप से पानी निकालने के लिए व्यवस्था मिल जाती है तो आज हमारे किसान की इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगी, और इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगी तो हमारा किसान ताकतवर बनेगा। आज उसकी इनपुट कॉस्ट में पानी सबसे बड़ी कीमत देनी पड़ती है, और पानी की कीमत का मूल कारण है बिजली, और बिजली हम मुहैया नहीं कर पाते। फिर पॉलिटिकल पार्टियां क्या करती है? हर चुनाव में घोषणा करती है बिजली मुफ्त में देंगे। और मुफ्त में देने की घोषणा कौन करते हैं? जिनके पास बिजली नहीं है। तो बिल देंगे तो फिर उसको बिल आएगा ना। लेकिन किसानों की समस्या को हमने समझना पड़ेगा, और हमारे लिए आवश्यक है कि हम किसानों को सोलार पंप के द्वारा पानी निकालने की पूरी व्यवस्था मिले और अपने खेत में पानी, और एक बार उसके बाद सोलार पंप होगा
तो वो माइक्रो इरिगेशन में तुरंत चला जाएगा, क्योंकि उसको पंपिंग सिस्टम का भी लाभ मिलेगा। और माइक्रो इरिगेशन में जाएगा तो न हम ऊर्जा की बचत करेंगे, हम पानी की भी बचत करेंगे। नॉट ओनली दैट, ये माना गया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में माइक्रो इरिगेशन के द्वारा क्रॉप ज्यादा मिलता है, क्वालिटी ज्यादा अच्छी मिलती है, किसान को मल्टीपल बेनिफिट की संभावना होती है। तो हम जिस ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम समाज जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं और उन बदलाव को लेकर के हम कैसे काम कर सकते हैं, इस पर हम गंभीरता से सोचेंगे। जैसे मैंने कहा, ऊर्जा बचाना ये समय की मांग है। हमने सहज स्वभाव बनाना पड़ेगा और ऊर्जा हम जितनी बचाएंगे, हम आने वाली पीढ़ियों को बचाएंगे। ऊर्जा पीढ़ियों की रक्षक के रूप में काम आ सकती है और उस बात को गंभीरता से लेकर के चलना भी आवश्यक है। भारत सरकार अकेली इस दिशा में आगे बढ़ रही है ऐसा नहीं। आपने देखा, करीब करीब सभी राज्य यहां मौजूद हैं और ये वो राज्य हैं जिन्होंने कुछ न कुछ अचीव किया है। यानी आज हिंदुस्तान के सभी राज्यों में अवेयरनेस है, इनिशिएटिव है और ज्यादा लोग राज्यों के साथ मिलकर के इसमें काम भी कर रहे हैं। मैं एक शुभ संकेत मानता हूं। सभी राज्य मिलकर के जैसे आगे बढ़ते हैं तो मेगावाट का गीगावाट होना देर नहीं लगती जी। ये ताकत वो है, सब राज्य मिलकर के जब काम कर रहे हैं तो मेगावाट से गीगावाट की सफर अपने आप चल पड़ती है और उस सफर को पाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये क्षेत्र ऐसे हैं जो मेरे आर्टिकल ऑफ फेथ है, मेरा इसमें विश्वास है, मेरी श्रद्धा है। मैं मानता हूं कि ये मानव जात के कल्याण के जो रास्ते हैं, उस रास्तों से कभी भी हमने हटना नहीं चाहिए। और मेरा ये विश्वास है कि दुनिया को ये ग्लोबल वार्मिंग से बचने के रास्ते दिखाने की अगर किसी के पास सहज शक्ति है तो हिंदुस्तान के पास है। क्योंकि हम लोग जन्मजात रूप से प्रकृति को प्रेम करना हमें सिखाया गया है, हमारे डीएनए में है। लेकिन हम ही उसको अगर भूल जाएंगे तो दुनिया को रास्ता कौन दिखाएगा? और फिर दुनिया एमिशन के हिसाब किताब से ही अपने समय बर्बाद करती रहेगी। जीने का रास्ता क्या हो दिखाने की ताकत भारत के पास है और जो हजारों साल उसने जी करके दिखाया है। अकेले महात्मा गांधी को ले, उन्होंने जिन बातों को जी करके दिखाया है, उसी को भी अगर दुनिया समझना शुरू करें तो मैं समझता हूं ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने का रास्ता उसको मिल जाएगा, बचने का रास्ता मिल जाएगा। हम प्रकृति को प्रेम करने वाले लोग हैं। हम ही तो लोग हैं जो नदी को मां कहते हैं। ये हमारे स्वभाव में है और इसलिए मानव जात जिस संकट की ओर आगे बढ़ रही है, उसको बचाने का भी मार्ग, हां, लेकिन भारत ने खुद ने भी उसको जीने का फिर से एक बार प्रयास शुरू करना पड़ेगा। हम ये कहें कि हमारे ग्रंथों में इतना महान पड़ा हुआ है तो हमारी गाड़ी चल जाएगी, ये होना नहीं है। जो उत्तम है उसको जीने का हौसला भी चाहिए और जो जीने का हौसला होता है तो औरों को भी उस रास्ते पर खींच के ले जाने की ताकत रखते हैं। उस ताकत के भरोसे हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं फिर एक बार इस प्रयास को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं चाहूंगा कि अनेक विषयों पर चर्चाएं होने वाली हैं, अलग अलग एक्सपर्ट लोगों से हम विचार विमर्श होगा और इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी, हम भी मिल करके रिसर्च और इनोवेशन पर बल देना होगा। सिर्फ हम क्वांटम जंप कितना करते हैं, पहले कितना मेगावाट थी और अब कितना गीगावाट हो गए, उससे बात बननी नहीं है। हमने टेक्नोलॉजिकली क्वालिटेटिव चेंज लाने की जरूरत है और उसके लिए रिसर्च की आवश्यकता है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें बल देना चाहिए। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग। हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सोलार और विंड हो, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग पर बल यहां पर मिले। अगर हम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे और हम इक्विपमेंट बाहर से लाएंगे और
ईश्वर कृपा से सोलार का फायदा उठाएंगे और बिजली बेचते रहेंगे तो हमारे यहाँ जॉब क्रिएशन ज़्यादा नहीं होगा। अगर हमें जॉब क्रिएट करनी है तो हमने इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग पर ही बल देना पड़ेगा और उसमें भी इनोवेशंस ये समय की मांग है। आज विंड एनर्जी में कितना इनोवेशन हो रहा है और अब तो उसमें भी हाइड्रीम सिस्टम की संभावना दिखती है। मेरी इस क्षेत्र में रुचि होने के कारण इस प्रकार से काम करने वालों तो हमें भी हमारे एक मित्र बता रहे थे कि अब विंड मिल जो होगी वो हवा में से जो ह्यूमिडिटी है उसको एब्सॉर्ब करके वो बिजली भी दे सकती हैं और एक विंड मिल 10,000 लीटर शुद्ध पीने का पानी भी दे सकती है हवा में से लेकर के। अब गांव में एक विंड मिल लग जाए, मैं नहीं जानता वो टेक्नोलॉजी सफल हुई है कि नहीं, लेकिन प्रयास चल रहे थे। अगर ये सफल होता है तो गांव में एक विंड मिल होगी तो छोटा गांव होगा तो पीने का पानी की समस्या भी अपने आप सॉल्व हो जाएगी। समुद्री तट के गांवों के पीने की पानी तो तुरंत सॉल्यूशन हो सकता है। यानी संभावना है जितनी पड़ी हम इनोवेशन की तरफ जाए और इस समस्या के समाधान के लिए काम करें। मुझे विश्वास है हम एक ऐसे भारत को बना सकते हैं जो भारत में कभी आने वाली पीढ़ियों के लिए चिंता का विषय न रहे। और हम जो भी कर रहे हैं, गरीब के घर में दिया जलाने की हमारी कोशिश है, हम जो भी कर रहे हैं भावी पीढ़ियों की जिंदगी बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश में आप हमारे साथ चल पड़े हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि हम सब मिल करके इन सपनों को यथाशीघ्र पूर्ण करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। Ladies and gentlemen, a Prime Minister that gives us able and bold guidance, pioneering and innovative initiatives and path-breaking suggestions. We are really grateful to the Honourable Prime Minister for all those ideas and innovative initiatives.